नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आनुवंशिकता को पढ़ रहे थे और आज हम क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आनुवंशिकी की खोज इन्होंने सबसे पहले की या फिर आनुवंशिकी पर रिसर्च इन्होंने ही सबसे पहले की। इससे भी पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने की, लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिए वो काफ़ी योग्य सिद्धांत थे। ऐसे सिद्धांत थे जिन्हें तब से लेके अब तक और आगे भी जब तक विज्ञान रहेगा तब तक इसको लागू करते रहेंगे। तो इसीलिए इन्हें हम आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अब मेंडल जब अपने रिसर्च को किसी ब्रून नेचुरल सोसाइटी में सबमिट किए थे। ब्रून नेचुरल सोसाइटी सोसाइटी में अपनी रिसर्च को सबमिट किए थे। तो वह समय था लगभग 1853 का, जब इन्होंने अपनी रिसर्च शुरुआत की थी। उसके बाद इन्होंने अपना जो रिसर्च था सोसाइटी को सबमिट किया, लेकिन इनके रिसर्च पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इनके रिसर्च पर ध्यान न देने के का कारण ये था कि उस समय डार्विन का डार्विन का बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व था। अब डार्विन जो कह रहे थे लोगों को वही लोग सुनते थे। डार्विन के अंदर लक्ष्यदार भाषा प्रयोग करने की एक कला थी, लेकिन यही कला मेंडल के अंदर नहीं थी। दूसरा कारण ये था कि उस समय संचार माध्यम की व्यवस्था नहीं थी। संचार माध्यम अच्छा नहीं था। कम्युनिकेशन लोगों से बहुत ही कम हो पा रहा था, जिससे लोग इसके बारे में जान नहीं पाए और समझ नहीं पाए। तो संचार माध्यम सही ना होने के कारण ये एक कारण था। फिर उसके बाद लगभग 1900 तक इनके रिसर्च के सबमिट करने के बाद लगभग 1900 सदी तक इनके रिसर्च पर लगभग 34 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस 34 साल के बाद तीन वैज्ञानिक आए। 1900 में 1900 के बाद तीन वैज्ञानिक आए। कार्ल कोरेंस कार्ल कोरेंस टी शेरमार्क टी शेरमार्क और ह्यूगो डिब्रिज ह्यूगो डी ब्रिज। ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने रिसर्च को, जब अलग अलग देश के तीनों वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने रिसर्च को सबमिट किया। सबमिट करने के बाद पता चला कि इन्होंने जो खोज किया है इसको तो मेंडल पहले ही करके बैठे हुए हैं। मेंडल पहले ही कर चुके हैं। तो इन्होंने जब इसकी पुनः खोज की तो ये कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की। तो इन तीन वैज्ञानिकों का नाम याद रख लीजिए। तीन वैज्ञानिक थे, कार्ल कोरेंस, टी शेरमार्क और ह्यूगो डिब्रिज। अब मेंडल अनलकी थे। उसके पीछे एक कारण ये था कम्युनिकेशन नहीं था। दूसरा कारण ये था कि डार्विन का प्रभुत्व उस समय बहुत ज़्यादा था। तीसरा कारण ये था कि इन्होंने जीव विज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग किया या गणित का प्रयोग किया। सांख्यिकी का, क्योंकि ये सांख्यिकी के अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए इन्होंने गणित का प्रयोग किया। लोगों को यह बात रास नहीं आई कि जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, जिसके कारण
मेंडल के कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब 1900 के बाद इन लोगों ने जब ध्यान दिया तो इन मेंडल के नियम की पुनः खोज हो पाई है। अब मेंडल लकी क्यों थे इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वो चर्च में पादरी के रूप में कार्य करते थे और उनको मौका मिला कि वो बाहर जाके पढ़ें। और जब वो पढ़ लिख के आए तो उन्होंने अपने ही चर्च में मटर का जो पौधा होता है, मटर, और उसमें कौन सी मटर थी, गार्डन पी के नाम से जानते हैं, गार्डन पी, जिसे हम पाइजम सेटाइवम भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइजम सेटाइवम। अब पाइजम सेटाइवम पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। वहाँ पर जहाँ पे ये काम करते थे, मटर के जो पौधे थे, कुछ पौधे ऐसे थे जो लंबे थे और कुछ पौधे ऐसे थे जो पौने थे। इन्होंने देखा कि कुछ पौधे यहाँ पे लंबे हैं, कुछ पौधे पौने हैं। कुछ पौधों के फूल का कलर कैसा है, बैगनी है। कुछ पौधों के फूल का कलर सफ़ेद है। कुछ पौधे के बीज जो हैं गोल हैं और कुछ के झुर्रीदार हैं। तो इन्होंने इन करेक्टरों को देखा, उसके बाद इनके दिमाग में ये आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चर्च में थे, अब इसे हम ईश्वर की कृपा मान सकते हैं कि इनको रास्ता बताया गया कि हाँ, आप मटर के पौधे पर प्रयोग करिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि इसके अलावा अगर ये किसी और पौधे पर प्रयोग करते तो इनको ये रिजल्ट ना मिल पाता जो इन्हें रिजल्ट प्राप्त हुआ है। क्योंकि मटर के पौधे पर जो भी जीन उपस्थित होते हैं, सभी जीन अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग क्रोमोजोम पर उपस्थित होते हैं, अलग क्रोमोजोम पर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनका जो प्रयोग हुआ या इनका जो रिजल्ट आया सब एकदम अलग अलग होने के कारण सब एकदम क्लियर था कि जो लंबा पौधा होता है वो लंबा पौधा और बौना पौधा, इन दोनों का जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर या तो लंबा होगा या तो बौना होगा, या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा। जैसे इन्होंने कैपिटल टी लंबे को और स्मॉल टी बौने का क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद जब इन्होंने देखा, क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद जब देखा तो ये F1 जनरेशन में इनको प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो था, इसमें से ये कैपिटल टी प्रभावी है जिसका लक्षण दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से इन्होंने अपना प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपने जो नियम निकाले थे उसके आधार पर यह चलता जा रहा था। अब इन्होंने यह बताया था कि ये जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहे हैं, इनको ले जाने वाले कौन हैं, फैक्टर हैं। ये उस समय की बात है जब हमें या वैज्ञानिकों को जीन के बारे में पता नहीं था। जीन के बारे में पता नहीं था, उससे पहले इन्होंने बता दिया था कि कोई फैक्टर होता है, बस उस फैक्टर को इन्होंने जीन नाम नहीं दिया था। तो इन्होंने कहा था कोई फैक्टर होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को किसको लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। जैसे माता पिता से संतान में जो लक्षण जाते हैं उसे कौन ले जा रहा है, कोई फैक्टर ले जा रहा है। अब फैक्टर उन्होंने कहा क्योंकि उनको इस समय जीन की नॉलेज नहीं थी। उसके बाद 1902 की बात करते हैं। अगर हम 1902 में जब जीन वगैरह की खोज हो चुकी थी, सारी चीज़ें लोगों को पता हो चुकी कि जीन होता है जो क्या करता है, लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है। तो उस समय दो वैज्ञानिक थे, सटन और बॉवेरी बॉवेरी ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1902 में
जब प्रयोग कर रहे थे तो प्रयोग करते समय इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम जीन की भांति ही कार्य अपना करते हैं, या जीन की भांति ही अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जीन की भांति प्रदर्शित होते हैं, तो इन्होंने कुछ लक्षणों को बताया हुआ था। जैसे इन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम भी जोड़े में होते हैं, और साथ ही साथ जो जीन होते हैं वो भी कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। और उसके अलावा युग्मक जनन के दौरान जब गैमीट फॉर्मेशन होने लगता है, उस समय ये अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, और एक युग्मक जोड़े से केवल एक ही जाता है। तब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम की ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। जब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होने लगेगी, तो यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमैटिड डिवाइड हो जाएंगी, और इसमें से एक यहाँ और एक इस तरह से लक्षणों को ये दोनों आपस में अलग हो जाती हैं। और उसी तरह से यहाँ भी लिखा हुआ है कि जैसे कि जो जीन होते हैं, जीन भी युग्मक जनन के दौरान जब अलग होते हैं या वियोजित होते हैं, तो जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। अगर ये जोड़े में जीन पाए जा रहे हैं, तो जिसमें से जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जो लक्षण यहाँ पे पाए जा रहे थे इस पे, अब कुछ वही इस पे भी पाए जा रहे हैं, तो इसमें से जो कैरेक्टर होगा एक वाले को ही प्राप्त होगा, दूसरे को वो कैरेक्टर नहीं प्राप्त होगा, वो आपस में अलग हो जाएंगे। आगे है अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित होते हैं। जो अलग अलग जोड़े हैं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो पाते हैं, और इसमें एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र रूप से वियोजित होता है। सेम बिल्कुल जैसे जीन अलग होते हैं, उसी तरह से क्रोमोसोम भी अलग होते हैं। इन दोनों का व्यवहार एक जैसा ही होता है। तो इसी के आधार पे उन्होंने बताया कि जो जीन और क्रोमोसोम होते हैं, इन दोनों के व्यवहार कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। जीन और क्रोमोसोम और क्रोमोसोम इन दोनों के व्यवहार कैसे होते हैं, व्यवहार एक जैसे होते हैं। अब हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, इसमें जो छूटी हुई चीजें होंगी अभी हम कवर कर लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि वंशागति लक्षणों में सिद्धांत में वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो इसमें दिया गया है कि लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 तक ये कार्य जो है अज्ञात रहा। एक तो आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी। पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि उस समय संचार सुविधा अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन सिस्टम सही नहीं था आगे, जिससे कार्य का प्रचार मिल सके। दूसरा, जीन, या जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था, जीन के लिए ये संकल्पना की वे लक्षणों को नियंत्रक की स्थायी व विविक्त इकाइयों के रूप में है। इसका नियंत्रक की संकल्पना अर्थात ऐसे एलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण नहीं होता है, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आए। मेंडल ने ये बताया कि कुछ जो फैक्टर की बात उन्होंने की, इन्होंने उसको जीन नहीं बताया था। उनकी बस यही एक कमी थी, क्योंकि उस समय जीन के बारे में पता नहीं था, उस समय उतने सूक्ष्मदर्शी विकसित नहीं हुए थे। तो उन्होंने ये बात बताई, लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई, तो रास क्या आएगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वे लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। उस समय लोगों का मानना था कि अगर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं
माता जो है लंबी है और पिता जो है बौना है। पिता कैसा है? माता लंबी और पिता बौना है। तो अब इनकी जो संतान उत्पन्न होगी, इनका क्रॉस कराने के बाद इनकी जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? मीडियम साइज की होगी, मीडियम साइज की होगी। उस समय लोगों का यही मानना था, लेकिन मेंडल ने कहा या तो लंबा, या तो कैसा होगा? लंबा, या तो बौना। तो लोगों के एकदम विपरीत इनका जो रिजल्ट आ रहा था, इसलिए लोगों को बिल्कुल बातें इनकी समझ नहीं आ रही थी। लोगों की मानसिकता थी या तो यहाँ पे जब लंबे और बौने के बीच क्रॉस कराया जाएगा तो मीडियम साइज की संतान उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन उनका ये मानना नहीं था। मेंडल का उनका ये मानना था, उन्होंने जो रिसर्च किया या फिर जो उन्होंने प्रयोग किया उसके आधार पर उन्होंने जो रिजल्ट निकाला था उसमें उनको लंबा या बौना ही प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं तीसरे, उस समय के जीव वैज्ञानिकों को मेंडल का जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणितीय आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार्य था। मतलब उन्होंने जो गणित का इसमें प्रयोग कर लिया था, तीसरा फैक्टर यही तीसरा फैक्टर यही था कि इसमें उन्होंने क्या किया था? गणित का प्रयोग किया, जिसके कारण लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। तो ये तीन फैक्टर थे, ये तीन कारक थे, ये तीन कारण थे जिसके कारण मेंडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। आगे बात करते हैं, अंत में भले ही मेंडल का कार्य यह इंगित करता है कि कारक जिसे जीन विविक्त असतत इकाइयां हैं, फिर भी वह इनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाया, न यह बता सका कि वे किस पदार्थ की बनी होती हैं। मेंडल इस बात को वहाँ पे स्पष्ट नहीं कर पाए कि ये फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है और किसके बने होते हैं। फैक्टर के बारे में उस समय किसी को ज्ञात नहीं था कि ये जो जीन होते हैं उनको, लोगों को, तो इन्होंने उसको फैक्टर कह दिया था जो लोगों को रास नहीं आ रहा था। और इन्होंने ये भी बताया था जो फैक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं, फैक्टर जोड़े में होते हैं। इन्होंने ये बात उसी समय स्पष्ट कर दी थी। आगे बात करेंगे 1900 में तीन वैज्ञानिकों डिब्रीज, कोरेंस और वान सेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। तीन वैज्ञानिक, तीनों अलग देश के थे। इन्होंने अपना जब प्रयोग किया तो प्रयोग करने के बाद देखा कि इनका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो मेंडल के परिणाम पहले से ही निकले हुए हैं। तो इन्होंने मेंडल के नियम की पुनः खोज की थी, इसीलिए इनको यह से प्राप्त होता है। इस समय माइक्रोस्कोपी सूक्ष्मदर्शन की तकनीक में प्रगति भी हो जा रही थी और वैज्ञानिक सावधानी से कोशिका विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जब माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया लोगों को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता विकसित हो चुकी, क्योंकि माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जो कोशिका विभाजन से पहले द्विगुणित एवं विभाजित भी हो जाता है। इसको क्रोमोसोम रंग जाने के गुण के कारण रंगीन काय कहा गया। अभी जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कलर ले लेता है जब इसकी स्टैनिंग की जाती है, इसकी स्टैनिंग की जाती है तो ये क्या करता है? कलर ले लेता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। आगे हम बात करते हैं 1900 में 2 तक अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हो चुका था और उस समय दो वैज्ञानिक थे, वाल्टर सटन और थियोडोर पोमेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार जीन जैसा ही है। जैसा जीन का व्यवहार होता है वैसा ही क्रोमोसोम का व्यवहार होता है। किसने बताया था? सटन और बोवेरी ने। इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। कोशिका विभाजन की समसूत्रण एवं अर्धसूत्रण विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान रखते हुए इसे समझा जा सकता है।
जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के समान पाए जाते हैं तथा एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बात कही गई है, इन्होंने बताया कि ये वाली जो चित्र देख रहे हैं आप, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में 2 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। अब 2 जोड़ी लक्षणों को, एक जोड़ी लक्षण ये है और दूसरा जोड़ी लक्षण ये है, तो 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर जब हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो अब एक जोड़े में ये दोनों पाए जा रहे हैं, दूसरे जोड़े में ये दोनों पाए जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा, एक जोड़े में ये दोनों पाए जा रहे हैं, ये वाले, और दूसरे जोड़े में ये दोनों, यहाँ पे ऑरेंज और पीला, ग्रीन और लाल की बात की जा रही है। तो पहले जोड़े के भी सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे और दूसरे जोड़े के भी सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे। अब सिस्टर क्रोमेटिड जो बन रही हैं, अब ये वाला क्रोमोजोम जो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, वो किसके साथ जा रहा है? ग्रीन के साथ जा रहा है। और जो येलो कलर का क्रोमोजोम है वो किसके साथ जा रहा है? येलो के साथ जा रहा है। अब यहाँ पे एक साथ गए, फिर उसके बाद जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हो जाती है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के बाद यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? युग्मक या गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस चित्र के माध्यम से ही बताया गया है। अब आपको हम यहाँ पे एक डायग्राम लाए हुए हैं, ये तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने 2 करैक्टर लिया है, एक यहाँ पे जो येलो सीड का कलर है, कैसा है? येलो है, और दूसरे सीड का कलर यहाँ पे हमने लिया है ग्रीन। येलो को हमने कैपिटल वाई से और ग्रीन को हमने स्मॉल वाई से। उसी तरह से यहाँ पे राउंड सीड और रिंकल सीड को भी हमने लिया है, तो राउंड को कैपिटल आर से और रिंकल को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इनके हम जब गैमीट बनाते हैं तो इसमें 2 संभावनाएं मिल सकती हैं। जो हाइपोथेसिस बनाई गई, वो हाइपोथेसिस ये बनाई गई, इसमें 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, संभावना 2 हो सकती है। यहाँ पर जैसे जो यहाँ पे y है, कैपिटल Y है और स्मॉल y है, ये एक जोड़ा हुआ, और दूसरा कैपिटल R है और दूसरा स्मॉल r है। तो जरूरी ये नहीं है कि कैपिटल Y के साथ कैपिटल R जाए, या ये भी नहीं है कि स्मॉल y के साथ स्मॉल r जाए। हो सकता है कैपिटल Y के साथ कैपिटल R जाए, एक संभावना ये है कि कैपिटल Y के साथ कैपिटल R जाए, और दूसरी संभावना ये है कि स्मॉल y के साथ स्मॉल r जाए। अब यहाँ पे एक संभावना ये बन चुकी, दूसरी संभावना बगल में बना लेते हैं। कैपिटल Y के साथ स्मॉल r जा सकता है और स्मॉल y के साथ कैपिटल R जा सकता है, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 2 जोड़ी लक्षण है, ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये बाध्य नहीं है कि जो पैतृक लक्षण होगा वही पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाएगा। यहाँ पर जैसे जैसे गैमीट मिलते जाएंगे, वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। सेम यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये वाई क्रोमो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो संभावना ये है कि कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर जा रहा है, और यहाँ पे स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर जा रहा है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई के साथ कौन जा रहा है? स्मॉल आर जा रहा है, और यहाँ पे स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर जा रहा है। तो संभावना है यहाँ पे जो बनेगी जीन कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, एक संभावना ये बनी जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और दूसरी संभावना ये बनती है कि यहाँ पे
कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, इतनी संभावनाएं बन सकती हैं जो इस चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है। यहाँ पे आपको जो चित्र दिख रहा है इसमें हमने देखा है कि ये एक कैरेक्टर है, ये दूसरा कैरेक्टर है। और ये दूसरा कैरेक्टर है। अब ये वाला जो कैरेक्टर है, येलो वाला कैरेक्टर है, ये ऑरेंज के साथ जा सकता है और यहाँ पर जो ऑरेंज वाला कैरेक्टर है वो किसके साथ जा सकता है, ग्रीन के साथ जा रहा है इस वाले में। फिर यहाँ पे गैमीट बन चुके हैं, ये गैमीट हैं। और यहाँ पे दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बन रही है, अणुसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हो रही है तो ऑरेंज वाला रेड के साथ जा रहा है और येलो वाला ग्रीन के साथ जा रहा है, ऑरेंज वाला रेड के साथ, येलो वाला ग्रीन के साथ। तो यहाँ पे गैमीट फिर से बनते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी अभी पीछे हमने देखी है, संभावना दो हो सकती है, जरूरी यह नहीं है, जरूरी यह नहीं है कि जो हमारे पैतृक लक्षणों में है वही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर है या जीन है क्रोमोजोम स्वतंत्र रूप से हैं, क्रोमोजोम पर स्वतंत्र रूप से हैं, जो किसी के साथ भी ट्रेवल कर सकते हैं। जरूरी यह नहीं है कि ये जिसके साथ पहले से थे, पैतृक लक्षणों में थे, वही आगे चले जाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ये है वंशागति, ये क्रोमोजोम का वंशागति सिद्धांत है, क्रोमोजोम का वंशागति सिद्धांत है, जिसे अभी आज हमने पढ़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।